गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारे टैरिफ्स लगाए जा रहे थे अलग अलग देशों के ऊपर, उनको एक बहुत ही बड़ा सेटबैक यहाँ पे फेस करने को मिला है। दरअसल में यहाँ पर यूएस के फेडरल कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग डिसीजंस दिए गए थे, उनके ऊपर एक तरह से रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तरह की पावर्स नहीं है कि वो कुछ भी करते रहें। राइट। ये जो डिसीजन है, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स को बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा। और इनफैक्ट उनके बहुत सारे जो अलग अलग डिसीजन उन्होंने लास्ट 3-4 महीना में लिए ना, उनको एक तरह से रिवर्स कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस के द्वारा इसके अगेंस्ट अपील यहाँ पे फाइल करी गई है। अब बहुत सारे अलग अलग देश थे, जैसे चाइना हो गया और बाकी जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। राइट। उन सब देशों को इससे काफी हद तक एक राहत की सांस यहाँ पे मिली होगी। प्लस दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं, उनमें भी हमें एक रैली होती हुई देखने को मिली है। क्योंकि रीजन बीइंग, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग टैरिफ्स यहाँ पे लगा रहे थे देशों के ऊपर, उसमें उन देशों के एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उन्होंने यही बोला है कि यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह की अनबाउंडेड अथॉरिटी यहाँ पर जो IEEPA है, वो यहाँ पर कॉन्फर नहीं करता है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है। राइट। देश के ऊपर एक तरह की नेशनल इमरजेंसी उन्होंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया था। तो रूलिंग ने यहाँ पर इसको बोला है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें व्हाइट हाउस ने काफ़ी बड़े लेवल पे क्रिटिसिज्म किया है इस कोर्ट का। उन्होंने कहा है कि जो अनइलेक्टेड जजेस हैं, वो ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है या कैसे उसको यहाँ पे टैकल करना है। राइट। और ये रूलिंग अपने आप में बिल्कुल गलत है, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है। तो कहने का मतलब एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं, एंड जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट आप मान सकते हो, और सामने जो आपकी जुडिशरी है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी तकरार यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने का हुआ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 30 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, हमारा जो सृजन मेंस 2025 गाइडेंस प्रोग्राम है, वो आज से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। पिछले साल सृजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा एंड फाइनल लिस्ट के अंदर टोटल 192 ऐसे सिलेक्शंस थे जो सृजन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम का यहाँ पे पार्ट थे। अब इस प्रोग्राम के अंदर डेफिनेटली आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग होगी, प्रॉपर मेंटरशिप होगी। हमारे रैंक होल्डर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे अपने आंसर्स को बेहतर करने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे सेशंस होंगे जो आपको अपने मेंस के अंदर कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, थीम बेस्ड सेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर सकते हैं। फॉर्म भी आप इनफैक्ट फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 1 तारीख को यूपीएससी का सबसे बड़ा त्योहार प्रतिज्ञा दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब जो बच्चे ऑनलाइन हैं, वो हमारे पास ओनली एज जो यूपीएससी चैनल है वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे लाइव। प्लस एट द सेम टाइम जो बच्चे प्रयागराज से हैं, वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा इंडियाज फर्स्ट एवर पोटैश माइनिंग। थोड़ा इसको हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आपने कभी पोटैश वर्ड कहीं पे सुना है अपने सिलेबस की तैयारी के अंदर? आई एम वेरी श्योर आप सबने जब इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाला कॉम्पोनेंट पढ़ा होगा ना, तो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर का डिस्कशन करते हैं। एंड आप सब लोग जानते ही होंगे कि हमारी मिट्टी के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट ना, एनपीके की जो आइडियल रेशो मानी जाती है, वो होती है 4:2:1। ठीक है। तो यानी कि सर, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए या क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, प्लांट ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि सूखे के अंदर कैसे वो जो प्लांट है वो बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकता है, इस सब चीज़ों के लिए पोटैश का इस्तेमाल होता है। एंड देयर इज अ वेरी वेरी फेमस फर्टिलाइजर नोन एज एमओपी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है यूरिया, है ना, डायमोनियम फॉस्फेट। उस तरह से म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये इंडिया के बहुत ही फेमस फर्टिलाइजर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एमओपी के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है आपके पोटैश का। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडस्ट्री के अंदर भी ग्लास, सोप, केमिकल बनाने के अंदर इसका डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अब हुआ पता क्या है, अभी रिसेंटली भारत ने
15 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स में से जो 10 हैं उनको सक्सेसफुली ऑक्शन किया है। इसमें आपका ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वेनेडियम एंड साथ साथ पहली बार हो रहा है पोटेशियम और हैलाइट। इसीलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर पोटैश माइनिंग की तरफ हमारा ये कदम है और इससे हम क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर यहाँ पे बन सकते हैं। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे जो माइनिंग स्टार्ट होगी वो होगी राजस्थान के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम कुछ और जो रीजन्स हैं उसके आसपास के वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पोटैश बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोटेशियम का सोर्स बन जाता है एंड इसकी जो ओर होती है दैट इज सिल्वेनाइट। ठीक है, बाकी आप नोटिस कर पाओगे कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर आपका पोटेशियम यहाँ पे पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, एंड भारत में कहाँ कहाँ पे आपके पोटेशियम रिजर्व हैं? देखो मोस्टली राजस्थान के अंदर लगभग 90% टोटल रिसोर्सेज आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी में भी आपको कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दुनिया भर के अंदर कनाडा, बेलारूस, रशिया, चाइना, यूएसए, ये कुछ आपको मेजर पोटेशियम रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको ध्यान पता क्या रखना है, अभी तक के लिए भारत 100% जो डिपेंडेंट था पोटैश नीड्स के लिए वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं म्यूरेट ऑफ पोटैश की तो हर साल लगभग 40 लाख मेट्रिक टन हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर हम इसकी माइनिंग तरफ कदम बढ़ा रहे हैं पोटैश की, इससे ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक फ्यूचर में कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। सरकार की तरफ से भी जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, उसने पीडीएम पोटेशियम ड्राइड फ्रॉम मोलासिस को एनबीएस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे रखा हुआ है। यानी कि उनके फर्टिलाइजर में जितना न्यूट्रिएंट होगा उतनी यहाँ पे सब्सिडी उनको यहाँ पे दे दी जाती है। तो सरकार यहाँ पर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टेप्स डेफिनेटली ले रही है। अब एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि पहली बार किसकी माइनिंग हो रही है, पोटैश की, और दूसरा साथ साथ जो हैलाइट है दैट इज ऑल्सो उसकी माइनिंग भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे होने जा रही है। हेलाइट क्या होता है? हेलाइट आपके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का ही आपका नेचुरल फॉर्म है, जिसको आप लोग रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हो। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आपके टेबल सॉल्ट प्रोडक्शन के अंदर, वाटर को सॉफ्ट करने के अंदर। आपने हार्ड वाटर सुना होगा ना, उसको सॉफ्ट करने के अंदर यहाँ पे मदद मिलती है। डी आइसिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, बाकी प्रिजर्व करने के अंदर, जैसे आपका मीट प्रिजर्व करना होता है या खाना प्रिजर्व करना होता है, उसके अंदर जो नमक का इस्तेमाल डेफिनेटली होता ही है ना, तो हेलाइट उसी का नेचुरल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नर्डल्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नर्डल्स की जब हम बात करते हैं ना, ये क्या है? आपके टाइनी प्लास्टिक पेडलेट्स। थोड़ा मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखो, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ना प्लास्टिक्स के बारे में सुना होगा, राइट? एंड प्लास्टिक्स के अलावा आपने माइक्रो प्लास्टिक्स भी सुना होगा। बेसिकली जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ना माइक्रो प्लास्टिक, इसका मीनिंग पता क्या हुआ? आपके बिल्कुल छोटे छोटे जो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, उनको हम माइक्रो प्लास्टिक में हम मान लेते हैं। अब जो इतने छोटे प्लास्टिक्स होते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, वो मेरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस की डेथ के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल इज माइक्रो प्लास्टिक। इवन हमारी जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसके लिए भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है ये कॉज करते हैं। जैसे कई बार ठीक है हमारी बॉडी में जाते हैं तो उससे ह्यूमन हेल्थ बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। अब प्लास्टिक्स भी या माइक्रो प्लास्टिक भी दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक जानबूझकर प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टूथपेस्ट में हो गया, आपके फेस स्क्रब्स जो जब स्क्रब्स नहीं करते, ठीक है ना, इसके अलावा आपके सिंथेटिक क्लोथिंग के अंदर हो गया, ये सब हमने खुद तैयार किए हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। तो सर और क्या होता है? इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। यहाँ पर पता क्या हुआ? यहाँ पर हमने छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक खुद प्रिपेयर नहीं करे, पर जो ऑलरेडी प्लास्टिक था उसी से कहीं ना कहीं उसके टूटने की वजह से, उसके ब्रेक डाउन की वजह से जो माइक्रोप्लास्टिक फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। हो सकता है वेदरिंग की वजह से या किसी और कारण की वजह से प्लास्टिक टूट जाए एंड टूटते टूटते वो क्या बन जाए? सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। जैसे आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं, राइट, वो समय के साथ थोड़ा डिग्रेड होते रहते हैं, उससे जो बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। पर सर ये नर्डल्स तो बताओ कि ये नर्डल्स क्या होते हैं? देखो नर्डल्स दरअसल में ना इसी तरह से, जैसे आप ना पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे आपको व्हाइट पीसेस देखने को मिल रहे हैं,
ये दरअसल में नर्डल्स हैं। ये स्मॉल प्लास्टिक रेजिन पैलेट्स हैं जिनको आप एक तरह से रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हो फॉर मेकिंग द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल ये माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, खुद अपने आप अगर बना रहे हैं उनको, ठीक है। मोस्टली ये राउंड या ओवल शेप में होते हैं एंड नॉर्मली वाइट कलर होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हो यहाँ पे। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, जो मैं नूडल्स की बात कर रहा हूँ, ये आपके प्लास्टिक से बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीएथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन। तो अलग अलग तरह की प्लास्टिक से इनका यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है। एंड इनको प्लास्टिक बैग्स के लिए, फिल्म्स के लिए, कंटेनर, पाइप्स, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। बाकी ग्लोबली भी काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इनकी शिपिंग होती है, पर आपको ध्यान में ये रखना है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। बड़े होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो छोटे नैनो प्लास्टिक्स के अंदर भी इस तरह से टूट सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर सी क्रीचर्स इसको खाते हैं अपने फूड समझ के, तो उनके फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा बीचेस को, मरीन इकोसिस्टम को भी ये काफ़ी हद तक पोल्यूट करते हैं। देखो एक बार जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इस तरह से आ गए ना आपके बीच के शोर के ऊपर, तो फिर इनको रिमूव करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था नर्डल्स के बारे में। पर आप सोच रहे होंगे सर हमने आज इस पॉइंट को डिस्कस क्यों किया। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक ना कंटेनर वेसल थी MSC ELSA 3, ठीक है। अब अरेबियन सी के अंदर ये जा रही थी, पर हुआ दरअसल में क्या कि त्रिवेंद्रम से बहुत ही पास में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर वेसल, ये जो वेसल है ना, ये दरअसल में पलट जाती है। और इस वेसल के पलटने की वजह से जो लोकल इकोसिस्टम है बहुत बड़े लेवल के ऊपर नेगेटिव उसके इम्पैक्ट आता है। तो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल रिस्क इस वजह से हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑयल स्पिल का केस हो गया, है ना, डेबरीज हो गया, ये सब चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिल जाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम इसी से जो नर्डल्स हैं, जो टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स हैं, वो भी यहाँ पर आपका जो त्रिवेंद्रम के अंदर बीच है उसके ऊपर इस तरह से देखे जा रहे हैं नर्डल्स, जिस वजह से हमने इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इस कॉरिडोर के बारे में सुनेंगे तो आपको अजरबैजान और आर्मेनिया की याद आनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने कई बार यहाँ पर नगोर्नो काराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। हमने लाचिन कॉरिडोर कई बार यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पर अब थोड़ा सा और भी इसको डिटेल में हमें अंडरस्टैंड करना होगा एक पर्टिकुलर कॉरिडोर के बारे में। देखो ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करना। ये अजरबैजान है, ठीक है, ये यहाँ पे रहा आर्मेनिया। पर यहाँ पर आर्मेनिया में ना एक अजरबैजान का एक्सक्लेव देखने को मिलता है जिसका नाम है नाख्चिवन। अब आपके दिमाग में आएगा ये एक्सक्लेव क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, एक ऐसा टेरिटरी का पोर्शन जो किसी दूसरे देश की टेरिटरी के साथ पूरी तरह से सराउंडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं नाख्चिवन की जो बात कर रहा हूँ ना, ये है तो अजरबैजान का हिस्सा, पर आप नोटिस कर पाओगे ये है इधर, मतलब आर्मेनिया से सराउंडेड है ये अजरबैजान का ही हिस्सा। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे पता लगा होगा कि क्या होता है आखिर एग्जैक्टली एक्सक्लेव क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, दोनों देशों में ये आपका कॉरिडोर डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है डिस्कशन? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे जब 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था ना, उस समय जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तब भी डिस्कस हुआ था कि हमारे पास इस तरह से कॉरिडोर यहाँ पे होना चाहिए। अब ये कॉरिडोर लोकेटेड कहाँ पे है? ये जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो आर्मेनिया का एक हिस्सा है जांगिजुर कॉरिडोर, ठीक है ना। ये जो आपका जांगिजुर रीजन है आर्मेनिया का, उसमें आपको लाई करता हुआ देखने को मिल जाएगा। पर इसमें कर क्या रहे हैं, ये जो अजरबैजान का नाख्चिवन रीजन है ना, इसको कनेक्ट किया जा रहा है टू द रेस्ट ऑफ द अजरबैजान। गेटिंग द पॉइंट? तो अजरबैजान को कनेक्ट किया जा रहा है एंड रूट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर साउदर्न आर्मेनिया वाला जो रूट होता है, ठीक है। प्लस आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, यहाँ पर आपकी रेल रोड्स भी हैं, ठीक है, आपकी और भी अलग अलग आपकी रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये यहाँ पे जो आपका ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये जो यहाँ पे ऊपर ब्लू वाला मेंशन हिस्सा है, ये ब्लू वाला हिस्सा क्या करेगा, ये ऐसा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा जो कि आर्मेनिया को कनेक्ट करेगा। क्योंकि आप देख पाओगे ना, यहाँ पे आर्मेनिया है, आर्मेनिया को ये कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे रशिया के साथ एंड यहाँ पर ईरान के साथ। और जो आपका ऑरेंज वाला रूट यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप नोटिस कर पाओगे ये टर्की से स्टार्ट होता है। तो दरअसल में टर्की को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है विद अजरबैजान। दिस इज द एंटायर रूट।
ठीक है ना। एंड डेफिनेटली ये जो कॉरिडोर है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया किस तरह से जो एक्सक्लेव था ये वाला नाक्चिवन जो था वो कनेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉरिडोर एक तरह से बन चुका है। क्यों? देखो कंट्रोवर्शियल इस तरह से क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया भी थोड़ा सा जांगिजोर कॉरिडोर को थोड़ा अपोज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप नोटिस कर पाओगे जो अर्मेनिया की सॉवरेनिटी है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठते हैं। अर्मेनिया भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, राइट, जिसमें आपका इंडिया, ईरान, रशिया, आर्मेनिया इन्वॉल्व है, उसको भी एक तरह से खतरा यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो ईरान है, ईरान ने भी इनफैक्ट इस कॉरिडोर को यहाँ पे अपोज किया है क्योंकि ईरान को डर है कि कहीं ना कहीं इससे जो अर्मेनिया के साथ उसके रिश्ते हैं ना वो बॉर्डर है वो एक तरह से कट होता है, जिस वजह से उसका इन्फ्लुएंस और ट्रेड रूट आपके कॉकस और बाकी यूरोप के एरिया के अंदर है उसके ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो लोकेशन पर्सपेक्टिव से जांगिजोर कॉरिडोर है इसको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2025। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दोस्तों आप लोग ना एनजीओस के बारे में जानते होंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जब मैं बात करता हूँ एनजीओस की तो आप लोग जानते हैं एनजीओस अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी पॉलिसी कैसे बनानी है ना। एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पे बन जाता है। बहुत सारे फेमस आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं एनजीओस के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग प्रथम एनजीओ के बारे में कई बार सुनते होंगे, एजुकेशन की फील्ड के अंदर बहुत बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। गूंज है आपका एनजीओ एक बहुत ही फेमस जो कि डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। बट एट द सेम टाइम एनजीओस काफी बार ना क्वेश्चन मार्क भी इनके ऊपर उठाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर कई बार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठाए गए हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अक्सर वो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं एंड सरकार के डेवलपमेंट एजेंडा में एक तरह से रुकावट का काम करते हैं, ऐसे एलिगेशंस हैं इनके ऊपर। प्लस एट द सेम टाइम सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन जब करी थी एनजीओस के ऊपर तो उन्होंने नोटिस किया कि यार ज्यादातर एनजीओ इंडिया में एनुअल रिटर्न्स फाइल ही नहीं करती, है ना। काफी सारी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो एनजीओ स्पॉन्सर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब सीए प्रोटेस्ट हुए थे, मतलब एंटी सीए प्रोटेस्ट जब हुए थे तो तब भी निकल के आया था कि कुछ एनजीओ ने यहाँ पे इनको सपोर्ट किया था। कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे वहां पर भी एनजीओ ने इनको सपोर्ट किया एंड एक तरह से सरकार को बैड लाइट में दिखाने की कुछ एनजीओ ने कोशिश करी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मार्क एनजीओ के ऊपर उठते रहते हैं। तो यहाँ पर एनजीओ के ऊपर एक चेक रखने के लिए ना हमारे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है। एक्चुअल में कोई एनजीओ गलत इस्तेमाल ना करे अपना पावर्स का, इसके लिए ये आपको एक्ट देखने को मिल जाएगा कि बाहर से फॉरेन फंडिंग हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की इमेज को खराब करने के लिए वो फॉरेन फंडिंग हो रही है। इसीलिए हमने यहाँ पर एफसीआरए एक्ट हमारे पास देखने को मिल जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए हैं इन पर्टिकुलर रूल्स के रिगार्डिंग। अब क्या है वो अमेंडमेंट्स, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपकी एनजीओ हैं और जो एसोसिएशन है जिनको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन चाहिए या रिन्यूअल चाहिए, अब उनको क्या करना होगा, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स अब यहाँ पे सबमिट करनी होंगी, वरना उनको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट हो गया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। प्लस एट द सेम टाइम अगर आपने एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा कि किस एक्टिविटी पे कितना पैसा खर्च किया है, तो एक सीए की तरफ से एक सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा जिसमें यहाँ पे सर्टिफिकेशन में स्पेसिफाइड होगा एक्टिविटी वाइज अमाउंट, प्लस एट द सेम टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सब उसके साथ रिकनसाइल किया गया होगा कि हाँ इतना ही खर्चा और इतना ही इनकम इनको यहाँ पे हुई है। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे पिछले 3 साल की एक्टिविटी रिपोर्ट सबमिट करनी होंगी जो भी एप्लीकेंट्स होंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए एनजीओ का जो भी एम एंड ऑब्जेक्टिव है, जैसे हो सकता है किसी एनजीओ का एम एंड ऑब्जेक्टिव हो एजुकेशन की फील्ड में काम करना, अगर पिछले 3 साल में उन्होंने 15 लाख से भी कम पैसा खर्च किया है ना, तो एक एफिडेविट पक्का ही देना पड़ेगा कि कितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है एक्सपेंडिचर के अंदर, तो उसको क्लैरिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपरली देनी होगी। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एनजीओ हैं उनको यहाँ पर एफिडेविट देना होगा
ठीक है ना। या फिर मान लीजिए जिनका सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया है या कैंसिल कर गया है, उनको यहाँ पे एफिडेविट देना होगा जिसमें रिसीट्स एंड यूटिलाइजेशन कैसे हुआ फंड कंट्रीब्यूशन का, वो सारा यहाँ पे बताया जाएगा ड्यूरिंग द नॉन रजिस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है ना, कि जो बीच में वाला टाइम था उसमें कैसे इन्होंने पैसा खर्च किया है। प्लस सारे एप्लीकेंट्स को FATF गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस के साथ वो एडहेयर करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, इसके रिगार्डिंग उनको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी। अब देखो ये जो सारे रूल्स बनाए गए हैं ना, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि गलत इस्तेमाल ना हो बाहर विदेशी पैसे का। विदेशी पैसे का इस्तेमाल भारत की इमेज को खराब करने के लिए ना हो। दिस इज द एंटायर रीजन कि यहाँ पे रूल्स को काफी स्ट्रिक्ट किया गया है। साथ में ही एनजीओ के ऊपर कुछ और फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ जिनको बाहर से पैसा मिलता है एंड वो पब्लिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना, वो न्यूज कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकती। उनको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, जो कि कंफर्म करेगा कि वो कोई न्यूज़ कंटेंट सर्कुलेट नहीं करते। प्लस एट द सेम टाइम जिन्होंने एनजीओ ने लेट से पब्लिकेशन को अपना एक ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया हुआ है अपने एमओए के अंतर्गत, उनको यहाँ पर इंश्योर ये करना होगा कि वो एफसीआरए के साथ यहाँ पे कंप्लाई करें। अंडरटेकिंग उसके रिगार्डिंग में उनको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सिंपल कहने का मतलब एनजीओ को ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई हैं सरकार के द्वारा। ठीक है। एक यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आया हो कि सर ये आखिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया क्या है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया है, ये एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू एन अमेंडमेंट टू प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। 1867 का एक्ट तो था ही था, उसको जब अमेंड किया गया आपका बाद में 1956 के अंतर्गत, यहाँ पे आपका RNI को यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो एक स्टेचुटरी बॉडी हुई। एंड इसका पर्पस यही है कि आपके जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, periodicals हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करें, उनको यहाँ पे रेगुलेट करें। ठीक है ना, ताकि हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएं कि ये कंप्लाई करते हैं प्रेस रजिस्ट्रेशन के साथ। एंड इसी के बेसिस के ऊपर जो RNI है वो एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रेस इन इंडिया भी यहाँ पे रिलीज करती है। एंड इसके माध्यम से हमारा जो मीडिया सेक्टर है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो ये जो बॉडी है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको FCRA के बारे में पता होने चाहिए। लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर, सॉरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 8 मंथ लो। देखो आप लोगों के ना IIP के बारे में पता ही होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले के मुकाबले बेहतर हैं या खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर हम देखते हैं वो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं, पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा माइनिंग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय माइनिंग, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब इन सेक्टर्स को जब हम देखते हैं, हम ये रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर ने बेहतर परफॉर्म किया। तो 2011-12 को हम बेस ईयर मानते हुए हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। अगर हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है दैट मीन्स वी आर डूइंग गुड, अगर कम हो रही है तो खराब है, और बढ़ भी रही है तो किस लेवल से बढ़ रही है ना। देयर शुड बी अ वेरी गुड ग्रोथ रेट ऑल्सो। अभी अगर इस बार की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो बढ़ा तो है, पर केवल और केवल 2.7% से। तो पिछले 8 महीने में सबसे स्लोएस्ट रेट से हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है, ये जो IIP ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये निकालता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसका कारण यही है कि इस बार इतनी धीरे से हमने ग्रो क्यों किया है, क्योंकि माइनिंग क्वेरिंग में अंदर हमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी में स्लो डाउन है, प्राइमरी गुड्स में भी। पर कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा अच्छा ग्रो किया है। आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीवी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका AC, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ जाते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, उनमें अच्छा किया है। आपका कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स वगैरह हैं, तो ये सेक्टर्स ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई है। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर हमें अपने कोर सेक्टर का परफॉर्मेंस देखना होता है कि हमारे जो 8 कोर सेक्टर हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए हमारे पास इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा, ये 8 सेक्टर्स कौन से हैं? पहला है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है स्टील, चौथा कोल, पांचवा क्रूड ऑयल, 6 इज नेचुरल गैस, 7th इज सीमेंट, 8 इज फर्टिलाइजर्स। आपको ये इसी ऑर्डर में ध्यान रखने हैं, क्योंकि रिफाइनरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर आपके इंडेक्स के अंदर। तो ये जो 8 कोर सेक्टर है ना, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% से भी ज्यादा वेटेज है। तो यानी कि अगर हमने इन 8 सेक्टर्स को स्टडी कर लिया, कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि IIP ने कैसा परफॉर्म किया है।
तो आईआईपी जो है वो यहाँ पे हमें मदद कर देता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को समझने के लिए कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी हुई है, आगे और क्या क्या हम पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड अलग अलग सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनको समझने में हमें हमारी यहाँ पे हो जाती है। राइट, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट, एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था डुगोंग के बारे में। डुगोंग दरअसल में इंडेंजर्ड नहीं, ये आपकी वल्नरेबल है। ग्लोबली की बात हुई है ना, आईयूसीएन ग्लोबली, तो वहां पर आपको वल्नरेबल इसका आईयूसीएन स्टेटस देखने को मिलेगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। बाकी टॉप हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि आपका जो उत्तर प्रदेश है आपको वो देखने को मिल जाएगा, सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया। माउंट कंचनजंगा की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की सेकंड नहीं बल्कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आपको पीक देखने को मिलेगी, इसलिए थर्ड भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। पर जो चौथा स्टेटमेंट है लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी का, वो स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।